चलिए 13.1 में कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है ये सवाल। अच्छा, बट शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर आपने कल क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का मेरा पूरा का पूरा क्लास किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके, बोल रहा है कि भाई एक बंदा है, पेंट बना रहा है। उसने क्या किया, एक लाल कलर का पेंट लिया, पिगमेंट लिया, उसका 1 पार्ट, उस रेड कलर के पिगमेंट का एक पार्ट 8 पार्ट ऑफ बेस के साथ मिक्स किया। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे मैडम ये बेस क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है। सो पिगमेंट वो चीज़ है जो कलर इम्पार्ट करता है और बेस वो चीज़ है जिसमें उस पिगमेंट को डाल के वो थिक पेंट बनाया जाता है। ठीक है, जब आप पेंट वगैरह खरीदने जाओगे किसी शॉप पे तो देखना उनके पास मशीन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें वो पिगमेंट डाल के बेस डाल के उन्हें घोल कर कलर बनाते हैं। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन वाला आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये रहा आपका वो चार्ट। इस चार्ट में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर पिगमेंट की क्वांटिटी हम 4 कर दें तो बेस कितना होगा। अगर हम पिगमेंट की क्वांटिटी 7 कर दें तो बेस कितना होगा, और अगर पिगमेंट की क्वांटिटी 12 कर दें तो बेस कितना होगा, और अगर पिगमेंट की क्वांटिटी 20 कर दें तो बेस कितना होगा। खत्म। अब इस सवाल को करने के हैं 2 तरीके। कल मैं जिस तरीके से चार्ट बनवाई थी, है ना, कि आप एक हेडिंग डालो, पार्ट ऑफ पिगमेंट की आप एक हेडिंग डालो, है ना, पार्ट ऑफ पिगमेंट की हमने हेडिंग डाली, दूसरी हेडिंग बाजू में आप डाल दीजिए किसकी, पार्ट ऑफ बेस की। फिर दोनों में वहाँ पे आप क्या लिखिए, वैल्यू लिखिए। ठीक है, पार्ट ऑफ पिगमेंट की जगह लिखिए 1, पार्ट ऑफ बेस की जगह लिखिए कितना, 8। जब पार्ट ऑफ पिगमेंट 1 था तब पार्ट ऑफ बेस कितना था, तब पार्ट ऑफ बेस 8 था। डन। अभी पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 4, तो पार्ट ऑफ बेस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। राइट, कितना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि लेट से वो कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स बेटर है। अब आप इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करते हैं, लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था क्रॉस क्रॉस करके। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4। सो देयरफॉर यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32। यानी कि अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आप 4 डालना चाहोगे तो पार्ट ऑफ बेस आपको 32 डालना पड़ेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू लिखाएगी 32। बराबर है, बिल्कुल। परंतु इसी सवाल को अब आगे अगर आपको सॉल्व करना है, 7 के लिए आपको निकालना है, तो आपको कितना हेक्टिक और कितना लंबा नहीं लग रहा है कि अरे यार इसमें बार बार ऐसा चार्ट बनाएंगे, बार बार क्रिस क्रॉस करेंगे। थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगी। देखो कैसे, जब पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 था तब उसके कंपेयर में, ध्यान से वर्ड सुनना, मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, कंपेयर में, उसके कंपेयर में पार्ट ऑफ बेस आपके पास कितना था, 8 था। यानी कि 8 टाइम्स हो गया है, समझ में आ रहा है, 8 गुना। ठीक है, 8 टाइम्स बढ़ गया है। तो अगर मान लेते हैं मैं पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 4 रखूँगी तो मेरे को पार्ट ऑफ बेस कितना रखना चाहिए, मुझे पार्ट ऑफ बेस भी उसका 8 टाइम्स रखना चाहिए। तो यानी कि मुझे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 4 रखना है तो मुझे पार्ट ऑफ बेस कितना रखना चाहिए, उस 4 का 8 टाइम्स, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 32। और देखो हमारा आंसर भी 32 ही आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करें, आप ओरली मल्टीप्लिकेशन की वाया भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपको 7 के लिए निकालना है तो आपको पार्ट ऑफ बेस कितना रखना पड़ेगा, उसका 8 टाइम्स, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 56। अगर आप क्या करेंगे, वहाँ पर अगर आप मान लेते हैं पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 12 रखेंगे तो आपको उसका 8 टाइम्स बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 96। ठीक है, 96। ओके,
और अगर आप पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को 20 रखेंगे तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आपका कितना रहेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 160। हो गया लो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अगर मान लेते हैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला पसंद नहीं आया कि नहीं मैडम आप जो डायरेक्ट बता रहे हैं ना ये जचा नहीं हमको, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से चार्ट बना के भी कर सकते हैं। हाँ बट दोबारा चार्ट बनाएंगे, तिबारा चार्ट बनाएंगे, चौबारा चार्ट बनाएंगे, वो तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोग मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट को तो पहले समझते हैं कि इसमें बोला क्या है। बोला है इन क्वेश्चन नंबर 2 अबो, आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है इसको पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक पार्ट आपने रेड पिगमेंट का लिया और उसको 75 ml बेस लग रहा है, ध्यान रखना इस बार बातचीत ml के टर्म्स में हो गई है, तो बताइए अगर बेस 1800 ml है, 1800 ml है, तो फिर रेड पिगमेंट कितना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सवाल भी हम लोगों के कल की क्लास में डिस्कस किए हुए सवालों के जैसा ही है। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, एक कॉलम की आप हेडिंग दे देंगे क्या, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, एक की हेडिंग आप क्या देंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। एक की हेडिंग आ गई पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और दूसरे की हेडिंग आ गई क्या, वॉल्यूम ऑफ बेस, और कितना है वो ml में है। बस अब चीज़ों को पुट कर दो। तो देखो रेड पिगमेंट का पार्ट आपको कितना दिया है 1, और उसके लिए जो बेस इस्तेमाल हो रहा है वो कितना है 75 ml। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर बेस 1800 ml होता तो बताइए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना होता, लेट इट बी x। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से अगर आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो 1 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा x। अगर तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन में x, और अब यहाँ से आप काट पीट कर लो। अब देखो चाहो तो तुम 5 के टेबल से काट सकते हो, अदरवाइज तुम्हें अगर कटिंग करनी है तो डायरेक्टली तुम किसके टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, 25 के टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, या उससे भी ज़्यादा तुम्हें कुछ करना है तो तुम डायरेक्टली 75 का टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लीटली और चॉइस। चलो मैं एक काम करती हूँ, 5 के टेबल से कट करती हूँ। तो यहाँ आएगा 5 3 15। ओके ठीक है मैडम, डन। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा क्या आप लोगों का 6 और ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब डायरेक्टली ना मेरा मन कर रहा है 15 का टेबल इस्तेमाल करें, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 के बाद बचेगा 6, उसमें 0, तो 15 4 ज़ा 60। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, आपके पास रेड पिगमेंट के कितने पार्ट्स होने चाहिए, 24 पार्ट्स होने चाहिए। किस काम के लिए, 1800 ml के बेस के लिए, इज रिक्वायर्ड फॉर 1800 ml बेस। ऐसा तो ये दोनों सवाल एकदम हमारे कल के किए हुए सवाल के जैसे थे, कुछ भी इनमें ऐसा नहीं था अलग खासम खास कि अरे मैडम ये देखो तो कितना अलग सवाल है। बट हाँ, इस एंटायर एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल अलग है तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, बोल रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। भाई ट्रैफिक बहुत होता है, लोगों को कभी भी कोशिश करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग रोड्स के पास फुटपाथ पे गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। कई ऐसे नियर बाय फेमस रशी एरियाज़ के आसपास पार्किंग स्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे जाके इत्मीनान से अपनी गाड़ी पार्क करनी चाहिए। रोड पे इस तरीके का मतलब आवाजाही बहुत बढ़ जाती है ना, और ट्रैफिक बहुत हो जाता है। जो लोग वहाँ रुकने वाले नहीं हैं, जिनको चलना है, उन लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। खैर अब देखो सवाल में बोल रहा है कि अगर आप 4 घंटे की पार्किंग करते हो तो वह आपसे 60 रुपीज़ लेगा, अगर आप 8 घंटे की पार्किंग करते हो तो 100 रुपये लेगा। ऐसा होता है। क्या होता है कि कई लोग जैसे मुंबई वगैरह में अपने घर से गाड़ी से तो निकलते हैं बट रेलवे स्टेशन से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। मुंबई क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे जगहों को मिला के वो बना हुआ है ना, तो वहाँ पे लोकल ट्रेन्स चलती हैं, ये मुंबई के इंटरसिटी में ही चलती रहती हैं।
तो लोग अगर 10 घंटे की जॉब है तो 10 घंटे के लिए पार्किंग का सर्टेन अमाउंट पे करते हैं कि वहाँ तक हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, फिर वहाँ से हम लोग फिर वापस रेलवे से उतरेंगे, गाड़ी को अपनी पिक करेंगे और फिर घर जाएंगे। ऐसा 12 घंटे के लिए अगर खड़े करते हो तो 140 रुपये लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से 24 आवर्स के लिए अगर आप खड़े करते हो तो 180 रुपीज़ लगेंगे। ऐसे आपको अलग अलग चार्जेस ही हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि चेक करिए कि ये जो पार्किंग चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है पार्किंग टाइम की। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ये चेक करना है कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ऐसे में अब हम करें क्या, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ये 2 कॉलम्स बना के दिए हैं, एक कॉलम दिया है टाइम का, दूसरा कॉलम दिया है आपको रुपीज़ का, राइट। तो आपको एक काम करना है, अब यहाँ पे एक तीसरा कॉलम भी बनाना है। क्या करेंगे मैडम उस तीसरे कॉलम में, उस तीसरे कॉलम में आप फर्स्ट कॉलम की वैल्यू का और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ है इनका आपको रेशियो लेना है। अच्छा, यानी कि जब भी हमें सवाल इस तरीके का आए कि चेक करो कि फलाना चीज़ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, है ना। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि चेक करो कि फलाना चीज़ उस फलानी चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तब इस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करने का तरीका क्या है। आपको ऑब्वियस है कि 2 डेटा दिए होंगे, है ना। एक पहले कॉलम में एक डेटा दिया होगा, आपको एक सेकेंड कॉलम में एक डेटा दिया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले कॉलम के डेटा को और दूसरे कॉलम के डेटा का बस रेशियो लेना है। यानी कि 4/60, 1 मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, 4/60, वैसे ही आपको 8/100, और वैसे ही आपको 12/140, और वैसे ही आपको एक और क्या 24/180 लेना है। तो रेशियो लो, काटो पीटो, देखो कितना आता है। 4/60 आएगा 1/15, 8/100 आएगा 2/25, और 12/140 आएगा 3/35। और वैसे जब आप इसको भी काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 24/180 कट पिटने के बाद 2/15। अब मुझे बताओ क्या ये चारों रेशियो आपके सेम टू सेम आए क्या। आप बोलोगे नहीं मैडम, 1/15 मेरे 2/25 के इक्वल नहीं है, और मेरा 2/25 मेरे 3/35 के इक्वल नहीं है, और मेरा 3/35 आप लोगों के क्या कहते हैं 2/15 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अलग आए। तो अगर आपके क्वांटिटी 1 का रेशियो क्वांटिटी 2 के रेशियो लेने से अलग आता है, तो हम वहाँ पे ये लिखेंगे कि आपको जो गिवन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो गिवन क्वांटिटीज़ आप लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वहाँ पर चीज़ों का रेशियो लेना पड़ेगा क्वांटिटी 1 बाय क्वांटिटी 2 का। और जो रेशियो लेके आंसर आएगा, अगर वो आंसर इक्वल आया, लेट्स से अगर वो आंसर इक्वल आया, तो आप वहाँ पे उसको बोलोगे कि हाँ यार तुम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। और अगर नहीं आया तो भाई फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। इसी के साथ जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म होती है।